आज हम लोग जो है नया चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा वीडियो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें कुछ हम लोग टॉपिक भी क्लियर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन यानी कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो है यार सबसे पहले रेस्ट मोशन, टाइप ऑफ मोशन और कुछ फैलसी है, एरिस्टोटल फैलसी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो है हम लोग पुली प्रॉब्लम्स, मंकी क्लाइंबिंग प्रॉब्लम्स, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स, ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स जो है हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले मोशन के बारे में समझते हैं, तब उसके बाद समझेंगे कि लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो मोशन का मतलब आप ये जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता हो, पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो पोजीशन को चेंज ना करता हो, यानी नो चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम लोग जो है रेस्ट बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। ठीक है, मोशन में कब होगा, जब पोजीशन चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। अब सबसे पहले जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व है कि भाई मोशन होता कैसे है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटीरियर या इंटीरियर फोर्स अप्लाई होता है तो जाके वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट को चेंज करने का मतलब कि रेस्ट से, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगा, या मोशन में है तो रेस्ट में हो सकता है। ये स्टेट होते हैं। ठीक है, और ये स्टेट जो होता है ये एक्सटीरियर फोर्स या इंटीरियर फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं कि एग्जांपल से, ये टेबल है हमारा, इस टेबल पे एक आपका रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या समझते हैं कि टाइम इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, यानी टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, तब हम ये बोलेंगे कि भाई ये क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, मान लीजिए कि इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक है, जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट से मोशन में चला जाएगा। यानी पहले इसका स्टेट था रेस्ट, फिर फोर्स अप्लाई होने के बाद ये किस में चला गया, मोशन में चला गया। ठीक है, फोर्स अप्लाई होने के बाद ये किस में हो गया भाई, मोशन में चला गया। ठीक है, तो ये एक तरीके का फैलसी होता है। क्या होता है, फैलसी होता है। और इस फैलसी को सबसे पहले जो है एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, इसलिए इस फैलसी को हम लोग एरिस्टोटल फैलसी बोला जाता है। या आपसे ये पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द एरिस्टोटल फैलसी, तो आप बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो कि रेस्ट में हो, और रेस्ट से अगर वो मोशन में चला जाता है एक्सटीरियर फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो उस फैलसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिस्टोटल फैलसी बोलेंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में फोर्स जब लगा देंगे, उसको रोक देंगे तो वो रेस्ट में चला जाएगा, तो वो भी एरिस्टोटल फैलसी होगा ना।
इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। इन्होंने बस ये बताया कि रेस्ट से जब मोशन में ऑब्जेक्ट जाएगा तभी उसको एरिस्टोटल फैलेसी बोला जाएगा। ठीक है, चलिए एरिस्टोटल फैलेसी तो हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ टॉपिक्स। देखिए जो मोशन होता है, ठीक ना, मोशन जब होगा तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का अपना एक मास होगा। ठीक है, यानी जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रेस्ट से मोशन में होगा या मोशन से रेस्ट में होगा तो वो किसी न किसी मास के साथ ही होगा। तो जब मास इन्वॉल्व है तो यहाँ पे एक नया फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है जिसका नाम होता है इनर्शिया। ठीक है, इसको सबसे पहले जो है गैलीलियो ने दिया है। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं गैलीलियो, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इनर्शिया का मतलब समझाया कि इनर्शिया है क्या। तो इनर्शिया देखिए होता क्या है, इसको आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में ही होगा, अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यू रेस्ट में ही होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट हो रहा है और बैट्समैन जो है शॉट मारा तो बॉल जो है क्या हो गया, मोशन में चला गया। तो इनके कहने का मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो वो लगातार मूव करता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, वो कब रुकेगा, जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो रुक सकता है। तो एक्सटर्नल फोर्स में एयर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, बहुत सारे फोर्स उस पर ऑलरेडी अप्लाई होंगे जिसके कारण वो रुकता है। अगर ये सब ना हो तो वो ऑब्जेक्ट कभी रुक नहीं सकता है। ठीक ना, तो इनर्शिया एक तरीके का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट मास, यानी ऑब्जेक्ट मास का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उस ऑब्जेक्ट को अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक शेप है, ठीक है, या आपका कुछ ये शेप इस तरीके से है, अगर मान लीजिए यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां आपको थोड़ा सा कंसीडर ये करना पड़ेगा कि यहां पे किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो आपका नॉर्मल फोर्स हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल फोर्स हो, किसी भी तरीके का फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। उस टाइम हम बात करेंगे इनर्शिया का। तो यहां से जैसे ही ऑब्जेक्ट छूट जाएगा तो ये लगातार इस तरीके से क्या होता जाएगा, लगातार मूव करता रहेगा। और ये कब रुकेगा, जब इसको हम रोकने का कोशिश करेंगे तब ये रुकेगा। इसका मतलब कि जब हम कोई बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे इसको रोकने के लिए तब जाके ये रुक सकता है। ठीक है, जैसे यहीं पे ऑब्जेक्ट अगर रख दे तो ये यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ से जाएगा यहाँ, और लगातार मूव करता हुआ ये इसी तरीके से मूव करता रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं रेस्ट का। तो ये है टेबल और इस टेबल पे रखा हुआ है बॉल। ठीक है, ये किसमें, रेस्ट में है। तो ये इसको अगर हम ना फोर्स लगाएं या कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई ना करें या किसी भी तरीके का फोर्स इस पे ना दें तो ये क्या होगा, रखा ही रहेगा इसी तरीके से। यानी रेस्ट में है तो क्या होगा, रेस्ट में ही बना रहेगा, जैसा कि यहां सेकेंड में बोला गया है। ठीक है, अब देखिए इनका मतलब समझिए कहने का।
कि जैसे ये अगर मोशन है, मोशन में है तो मोशन में ही रह रहा है, तो इसको मोशन में रहने के लिए कोई एक ऐसा रीजन होगा जो इसके अंदर वर्क कर रहा है कि भाई तुम मोशन में हो तो मोशन में ही रहो जाओ। और इस पे भी क्या है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट वाला जो है वो बोलेगा कि भाई तुम रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहो। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अपने स्टेट में बने रहने के लिए जिस प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ता है वही प्रॉपर्टी होता है हमारा इनर्शिया। समझ में आ गया आपको कि इनर्शिया क्या है? यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और उन दोनों को अपने स्टेट में बने रहने के लिए जिस प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ता है या जिस प्रॉपर्टी का वो यूज करते हैं वही होता है हमारा इनर्शिया। ठीक है, इसको सबसे पहले कौन दिया है? गैलीलियो ने दिया है। ठीक है, इनर्शिया जो है ये टोटल का टोटल मास पे डिपेंड होता है। इनर्शिया पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है? मास पे डिपेंड होता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, बात को देखते हैं कि आगे क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट। ठीक ना, टोटल 3 रूल हैं इनके, 3 लॉ हैं। उन तीनों लॉ में से हम इस वीडियो में आज केवल इसी का बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो था तो इसमें हम लोग छोटा छोटा, लेकिन जो NLM 2 आएगा उसमें आपके 2-3 वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि उसमें पुली प्रॉब्लम भी है, मंकी प्रॉब्लम भी है, लिफ्ट प्रॉब्लम भी है। तो उस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग वीडियो सेपरेटली बनाएंगे ताकि उसमें हम क्वेश्चन ज़्यादा करा सकें। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बोलने का जरूरत नहीं है, कर लीजिएगा। NLM फर्स्ट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया पे ही डिपेंड है, जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किस पे डिपेंड है? इनर्शिया पे डिपेंड है। और इनर्शिया किस पे डिपेंड है भाई? मास पे डिपेंड है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि न्यूटन लॉ का जो पहला लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है? मास पे डिपेंड है। और इनर्शिया को गैलीलियो दिए हैं, इसलिए इसको गैलीलियो लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला, हम इसी से लेके स्टार्ट करते हैं, फिर इसको बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में बना रहेगा। इसके पीछे का कारण इनर्शिया। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहेगा। इसके पीछे भी कारण कौन? इनर्शिया। अब बात करते हैं कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर हम टहल रहे हैं तो टहलते ही रह जाएंगे, बैठे हैं तो बैठे ही रह जाएंगे, तो काम तो पूरा होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे इन दोनों लोगों के बीच में बैलेंस करने के लिए एक नया टर्म आया जिसका नाम है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक ना, और ये बोल दिया गया कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। यहां तक अगर बात करेंगे तो वो इनर्शिया होगा। इसके आगे चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और ये
तब तक रहेगा, ये तब तक रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो ये अपना स्टेट क्या कर सकता है भाई, चेंज कर सकता है। जैसे बॉल को हमने फेंका, ठीक है, बॉल को हमने फेंक दिया तो वो क्या हो रहा है, मोशन में जा रहा है, लेकिन अगर वो क्या होगा उस पे कि एयर रेजिस्टेंस लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसके कारण वो दो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो कुछ दूर जाके क्या हो जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। तो मोशन में था, बाद में किस में हो गया, रेस्ट में। क्यों हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हुआ। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर टाइप ऑफ फोर्स का बात करें तो इनफाइनाइट है, टाइप ऑफ फोर्स का बात करें तो इनफाइनाइट है, क्योंकि जैसे अगर हम मूव कर रहे हैं तो मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, टेंजेंटियल फोर्स भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, ताकि हम बैलेंस में बने रहें। तो इस तरीके से तमाम तरीके से फोर्स जो है अप्लाई होते रहते हैं। तो हम कुछ ऐसे फोर्स का बात करेंगे जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। तो भाई पहला जो एनएलएम है वो क्या बोल रहा है कि ये दोनों लोग तभी तक इनर्शिया लॉ को फॉलो करेंगे जब तक कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग जाएगा तो ये मोशन रेस्ट में हो जाएगा और ये रेस्ट से मोशन जा सकता है, ठीक है। जब रेस्ट से मोशन जाएगा तो इसको हम लोग एक फैलेसी के नाम से जानते हैं, एरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है। मोशन से रेस्ट के लिए कुछ नहीं, मोशन से रेस्ट के लिए मतलब स्टेशनरी है, उसका बात नहीं, लेकिन रेस्ट से मोशन अगर जा रहा है तो एरिस्टोटल फैलेसी हो गया। इनर्शिया क्या बोल रहा है, देखिए कंफ्यूजन है, लेकिन उसको करिए मत। मोशन में रहेगा ऑब्जेक्ट तो मोशन में ही होगा, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनर्शिया लॉ, ठीक है। और इस इनर्शिया लॉ पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए तो ये अपना स्टेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में हो सकते हैं। और इन्हीं दोनों लोगों को मिला के ये बना है एनएलएम 1, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 1। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, तो आप बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और ये तभी तक पॉसिबल है जब तक कि उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात किए इसमें एक चीज निकल के आया सामने, वो है एक्सटर्नल फोर्स, यानी फोर्स इसके लिए जिम्मेदार है। किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स जिम्मेदार है। मोशन से रेस्ट में हो रहा है, उसको उसका भी स्टेट चेंज कर दे रहा है फोर्स। रेस्ट से मोशन में अगर आ रहा है ऑब्जेक्ट तो उस पर भी जो है कि फोर्स ही है जिम्मेदार। तो हम लोग बात करते हैं कि फोर्स क्या है, ठीक है, फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स क्लास 9th में पढ़े हैं कि फोर्स क्या होता है, पुश या पुल क्या होता है, फोर्स होता है। प्रॉपर्टी ऑफ पुश और पुल फोर्स होता है। फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन साइंटिस्ट है। और एक और यूनिट होता है डाइन, दूसरा डाइन नहीं, काट समझ लीजिए ये वही है, दौड़ाएगा, पकड़ भी सकता है, तो इसको आप पकड़िए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵
5 डाइन होता है। डाइन जो है सीजीएस यूनिट है, ठीक है। डाइन आपका क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो ध्यान दीजिएगा ये एक तरीके का है। डायमेंशन का अगर बात करें तो डायमेंशन हम लोग पढ़े हैं इसका ml2t-2, ये होता है नहीं, mlt-2, ठीक है। अब बात करें टाइप ऑफ फोर्स, कि टाइप ऑफ फोर्स क्या है। टाइप ऑफ फोर्स में देखिए होते तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग जो है 3 पढ़ेंगे, ठीक है। होते बहुत हैं लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। थोड़ा सा जगह का जरूरत है। पहला है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है वीक फोर्स, और तीसरा है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, कैसे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब बिना टच किए हुए ही यदि किसी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस जैसे एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है, ये है चौक, जैसे ही इसको हम फ्री करेंगे ये तुरंत कहाँ चलाएगा, नीचे, यानी नीचे कोई फोर्स इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। यानी कि बिना कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट भी नहीं है, जो नीचे से फोर्स इस पे लग रहा है वो क्या है, इमेजिनरी फोर्स है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, यानी कि वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मास के लिए ही केवल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो है चार्ज के लिए होता है, ठीक है। चार्ज मतलब एक प्लस चार्ज रखा है और एक माइनस चार्ज रखा है, इनके बीच में जो है सेपरेशन है डी का, ठीक है, सेपरेशन डी का है, लेकिन फिर भी ये जो माइनस है वो कहाँ जाएगा, प्लस के पास चला जाएगा, जबकि इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहाँ इधर भाग रहे हैं, यानी इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो जब 2 चार्ज के बीच में फोर्स अप्लाई होता है तो उसको हम लोग कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसका स्टडी आप क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में के फर्स्ट टर्म में ही करेंगे, ठीक है। तीसरा है आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये भी आपका क्या है, नॉन कांटेक्ट है। एक मैग्नेट है, ठीक है, ये है साउथ पोल और एक मैग्नेट इधर है, ये नॉर्थ। तो जब 2 अपोजिट पोल होते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है। अगर दोनों सेम पोल हो तो रिपल्सन होगा, यानी तब भी फोर्स लग रहा है। उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। इस तरीके से तमाम फोर्स ऐसे जो कि दिखाई ना दे लेकिन फिर भी हैं, उनको हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कांटेक्ट फोर्स के बारे में कि कांटेक्ट फोर्स क्या है। सबसे पहला मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। मैकेनिकल का फोर्स का मतलब ये होता है कि जिसे कोई मशीन या कोई ह्यूमन बॉडी जो है वर्क करता है और उस टाइम जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम एक जो है ऑब्जेक्ट, ये है डस्टर, और इसको हम लोग लेकर एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, यानी कि इस पे फोर्स एक लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स इस पे लग रहा है ये इसके साथ टच में है, ठीक ना, यानी जो टच में है वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। तो पहला हो गया आपका मैकेनिकल फोर्स जो कि कांटेक्ट है। दूसरा है आपका स्प्रिंग,
किसी भी स्प्रिंग को एक दीवार में जो है सेट कर दीजिए और उसके बाद उसको खींचिए। ठीक है, जैसे ही खींचेंगे तो वो खींच रहे हैं मतलब कि टच करके फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स में हो चला जाएगा। थर्ड है आपका नॉर्मल फोर्स, मतलब जो आपके ऊपर अप्लाई होता है एटमॉस्फेरिक फोर्स, उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ये भी आपका टच में होता है। अब बात कर लें थोड़ा सा वीक फोर्स। वीक फोर्स जो होता है, जो सबसे कमजोर फोर्स होता है, जैसे वांडर वाल फोर्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जो कि एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगता है फोर्स, वो वांडर वाल फोर्स होता है, जो कि बहुत वीक होता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ फोर्स हैं जिनको आपको समझना है। इस पे आपके न्यूमेरिकल भी हैं, न्यूमेरिकल भी हम लोग जो है पढ़ते चलेंगे। तो फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन का जो ये वीडियो है, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जितना आपको चाहिए मटेरियल, वो सारा मटेरियल यहाँ पे इंक्लूड है। अब जो है हम लोग NLM2 यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सेकेंड में जब जाएंगे, तो वहाँ पे आपके पुली प्रॉब्लम्स, लिफ्ट प्रॉब्लम्स, मंकी प्रॉब्लम्स जो हैं वहाँ पे आएंगे, और उसमें जो है हम लोग पार्ट वाइज जो है वीडियो में लेक्चर आप आराम से देख सकते हैं, जो प्रोवाइड हम करा देंगे। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जितना भी अभी तक हमने उस पर नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, आप वहाँ से अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।